Hello everyone, welcome back to Biochem classes with Jyoti Brakta. In this video, we will discuss chapter 5 from class 10th, periodic classification of elements. And this video will be highly useful for class 10th and for HP TET and CTET aspirants. So let's start. Elements are classified on the basis of similarities in their properties. There are 118 elements known to us. All of these elements have different properties. To make the study of these elements easy, these elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. तो अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है. इन सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और इन एलिमेंट्स की स्टडी को ईजियर बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इस तरीके से कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया जाए. ठीक है. देन द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. तो सबसे पहला अटैम्प्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डोबर्नियस ट्रायड. इसके अकॉर्डिंग वेल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. Groups of three elements known as triads having similar chemical properties are obtained. तो डोबर्नियर ने जब अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने ऑब्टेन किया जिसको उन्होंने ट्रायड कहा. और इन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थी. ओके. The atomic mass of the middle element of triad was roughly the average of the atomic masses of other two elements. तो यहाँ पर जो मिडल एलिमेंट था डोबर्नियस ट्रायड में उसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज था फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का. यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. ये डोबर्नियस ट्रायड है. तो यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है कैल्शियम एंड बेरियम के एटॉमिक मासेस का. ठीक है. फिर आती है लिमिटेशन. तो मेजर लिमिटेशन थी डोबर्नियस ट्रायड की कि ओनली 3 ट्रायड्स वर रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. तो सिर्फ 3 ही ट्रायड्स नोन थे उस टाइम पर. ठीक है. फर्स्ट ट्रायड था लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. सेकेंड था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड थर्ड था क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो ये इसकी मेजर लिमिटेशन थी. फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Newland arranged the known elements in the order of increasing atomic masses and found that the properties of every eighth element is similar to that of first element. तो न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में और उन्होंने पाया कि जो एट्थ एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी. ठीक है. तो ही कंपेयर्ड इट टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक एंड कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो उन्होंने म्यूज़िक में जो ऑक्टेव होता है उससे इसे कंपेयर किया और इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा. ठीक है. तो आप एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर जो आपका सा रे गा मा पा ये म्यूज़िक के ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को. तो जब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया तो यहाँ पर देख लो सा वाले ग्रुप में जो हाइड्रोजन था वो फर्स्ट नंबर पर था और इसके बाद 8th नंबर पर था फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हाइड्रोजन के सिमिलर थी. उसी तरह से सेकंड में देख लो ये वाले ग्रुप में तो यहाँ पर जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सोडियम के सिमिलर थी. तो जो सोडियम है वो लिथियम के बाद 8 नंबर पर आता है. ठीक है. तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब कुछ लिमिटेशंस पड़ेंगे इसकी. इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. तो ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था. प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट द लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी यहाँ पर. ठीक है. तो वो फिट नहीं होते थे लॉ ऑफ ऑक्टेव में. To fit elements into this table, Newlands put even 2 elements together in one slot and that too in the column of unlike elements having very different properties. तो ये कुछ limitations थी इसकी. फिर उसके बाद next आता है Mendeleev's periodic table. When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular intervals.
द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया गया था। ठीक है, Mendeleev's periodic table is based on the chemical properties of elements. It contains 7 periods and 8 groups. तो Mendeleev's periodic table में जो elements थे they are the periodic function of their atomic masses, और यहाँ पर 7 periods and 8 groups थे। जो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उन्हें पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल जो रोज है इनको पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है ये आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपके क्या है, पीरियड्स है। और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ये आपके ए बी जो ये है ना, जो सॉरी जो ये ऊपर लिखा है ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से यहाँ पर आपके क्या थे, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। ये आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इसकी कुछ मेरिट्स थी। सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लाइक गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। Predict properties of elements on the basis of their positions in the periodic table. Accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original arrangements. तो इसकी कुछ methods थी। फिर इसकी limitations थी। Position of isotopes could not be explained. No fixed position for hydrogen. Wrong order of atomic masses of same elements could not be explained. तो यहाँ पर आइसोटोप्स को कहाँ पर रखा जाए ये भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, और हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, और रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का, एटॉमिक मासेस सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का, जिसको यहाँ पर नहीं, मतलब जो रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस ऑफ सेम एलिमेंट्स का, उसको भी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो ये देख लो आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। According to modern periodic law, the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ठीक है, all the anomalies of Mendeleev's classification disappear। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था यहाँ पर मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के सारी एनॉमलीज जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनॉमलीज बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन एनॉमलीज को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोटोप्स की पोजीशन के लिए भी एक्सप्लेनेशन दी गई। कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 केम फर्स्ट एंड निकल विद एटॉमिक नंबर 28 शुड कम लेटर। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर निकल और जो कोबाल्ट है उनको सेम पीरियड में उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने एक्सप्लेन किया कि जो कोबाल्ट है वो निकल से पहले आएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और निकल का 28 होता है। ठीक है, तो इसने एक्सप्लेनेशन दी कि कोबाल्ट पहले क्यों रखा गया और उसके बाद निकल क्यों रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट इज unlike atomic masses, atomic number is always a whole number, so there is no element between hydrogen and helium। तो एटॉमिक मासेस मतलब जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक मासेस है वो फ्रैक्शंस में भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर
बताया गया कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर और हीलियम का 2 होता है, तो हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आएगा। यहाँ पर देख लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, जिसमें 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड है अब तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर। It is denoted by Z and equal to the number of protons in the nucleus of an atom. Modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. तो जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से डिनोट किया जाता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको के ग्रुप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। ठीक है, और 7 पीरियड्स है। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कहते हैं रोज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, सॉरी ऊपर वाला पॉइंट स्किप हो गया। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है, जो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को सेम ग्रुप में प्लेस किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तीन इन सब में सेम है, वन 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 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो आप, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जो ये फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप, तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स में 1 होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड्स। तो जहाँ जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉरी, सेम पीरियड में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन है, इनमें 2 शेल्स जो है वो ऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सेम पीरियड में रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और इसके बाद ये जो ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये इन सभी को जो है सेम पीरियड में रखा गया है, सेकेंड पीरियड में रखा गया है, क्योंकि इन सभी में क्या है, सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स है। 2 शेल्स जो है ऑक्यूपाइड है दोनों में, के एंड एल शेल्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स में इनमें, तो इसलिए इनको सेकेंड पीरियड में रखा गया है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चले जाते रहेंगे वैसे वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन से जब फ्रेंशियम की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल क्या है, इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल ऑक्यूपाइड थी। ठीक है, सिर्फ के शेल में ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और लिथियम में के एंड एल शेल्स ऑक्यूपाइड होगी, सोडियम में के एल एम 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वैसे ही पोटेशियम में 4 शेल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। तो हर एक पीरियड में जो है नई इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो फिल होती है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है प्लेस्ड इन पर्टिकुलर पीरियड, वो डिपेंड करता है इस फैक्ट पर कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं वेरियस शेल्स में। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n², वे n इज नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो गए किसी पर्टिकुलर शेल में, वो 2n² के
के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है इस फॉर्मूला से। जैसे आपका के शेल है, तो के शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट शेल है ना। तो 2n², तो n की वैल्यू पुट करो 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। तो जो आपका के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 होते हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है ना, के शेल जो है वो फर्स्ट पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट, सॉरी, वहाँ पर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड है आपका, उसमें 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका हीलियम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो सेकंड शेल, यानी कि एल शेल। तो इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो 2n² में एल आप पुट कर लो, तो n की वैल्यू l के लिए 2 होती है, तो आपका 8 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स l शेल में 8 होते हैं, और उसी तरह से जो l शेल है वो आपके सेकेंड पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो सॉरी, ये नहीं है, ये तो थर्ड हो गया ना। ये जो आपका सेकेंड पीरियड है जो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। तो यहाँ पर कितने हैं आपके 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उसी तरह से एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी के लिए निकाल सकते हो, ओके। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, वो उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी एक ही बॉन्ड को फॉर्म करने की होती है। उसी तरह से नाइट्रोजन के केस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ईच पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मतलब अलोंग द पीरियड जाएंगे, तो आपकी जो वैलेंसी है एलिमेंट्स की, वो पहले 1 से 4 तक इंक्रीज़ होगी, उसके बाद 0 की तरफ डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर देख लो आप, ये जो आपके जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, इनकी वैलेंसी देख लो। तो सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फिर फॉस्फोरस की, फिर यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 एंड आर्गन की 0, ठीक है। वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन इन अ ग्रुप। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। जैसे आपके एल्कली मेटल्स है, तो उनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सेम रहेगा डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज कहते हैं। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period because due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and size decreases. जब हम along the period जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुल पुल दे आर पुल इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के और क्लोज आ जाते हैं, और जो साइज़ होगा एलिमेंट का वो डिक्रीज़ करेगा अलॉन्ग द पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो है, तो इनका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है
along the period, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडिड एंड दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लिया गया है, तो जब हम लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ आएंगे तो जो आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, नई शेल जो है वो ऐड होती है, इसीलिए जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा एलिमेंट्स का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है मेटेलिक प्रॉपर्टी, सॉरी मेटेलिक करेक्टर। द मेटेलिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड of the periodic table. On moving left to right in a periodic table, the metallic character of the elements decreases because the effective nuclear charge increases. It means tendency to lose electrons decreases. तो जो metallic character जो होता है वो डिपेंड करता है एटम की टेंडेंसी पर, एटम की टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर होगा। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और जो एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए मेटेलिक करेक्टर भी जो है वो डिक्रीज़ करेगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन ग्रुप एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आपका मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और उस साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जो एलिमेंट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, इसीलिए आपका जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर देख लो आप इस इमेज में, टॉप से बॉटम की तरफ आने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी ये तो नॉन मेटेलिक करेक्टर का हो गया, ये मेटेलिक करेक्टर जो है आपका वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा और लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक करेक्टर की होगी ये इमेज। चलो इसी इमेज में आप देख लो, जो लेफ़्ट साइड को है ना, जो आपके एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स है, ये लिथियम से लेकर के फ्रेंशियम और बेरियम से लेकर के रेडियम तक वाले जो एलिमेंट्स है ये आपके मेटल्स है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो मेटेलिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, और राइट तरफ को आपके क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे वैसे वैसे, जैसे मतलब लिथियम से अगर हम फ्रेंशियम की तरफ आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जो एलिमेंट्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड। फिर उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। Non-metals occupies the right side of the periodic table. Non-metallic character decreases as we move down the group due to decrease in effective nuclear charge experienced by the valence electrons. Thus, the tendency to gain electrons decreases. In the middle of periodic table, we have semi-metals or metalloids because they exhibit some properties of metals and non-metals. Oxides of metals are basic in nature while oxides of non-metals are acidic in nature. तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द जो सबसे पहले तो ये समझ लो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वाइल फॉर्मिंग द बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है,
जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ करता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है, ठीक है? इसीलिए जो टेंडेंसी होगी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वो डिक्रीज़ करेगी, और जो आपका नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। और अलोंग द पीरियड क्या होता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है एलिमेंट्स की। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा, और एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी। इसीलिए नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज़ करेगा अलोंग द पीरियड और डिक्रीज़ करेगा डाउन द ग्रुप। अब एक और चीज़ आती है जो आपके जो ये जो ग्रे कलर से दिखाए गए हैं ना एलिमेंट्स राइट हैंड साइड को, ये आपके सेमी मेटल्स है, ठीक है? जो आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह है ना, ये सब ये क्या है, आपके सेमी मेटल्स हैं। इनको मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की प्रेजेंट होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की प्रेजेंट होती है, ठीक है? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है? और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।